हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेनली बनाया जाता है कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करने के लिए कि कैश का हमने जो बिजनेस में जितना पैसा लगाया वो आया इनफ्लो के रूप में, और जो हमने परचेज की या फिर हमने एक्सपेंसेस किए वो गए आउटफ्लो के रूप में। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैश फ्लो क्यों ज़रूरी एक स्टेटमेंट होता है कंपनी के लिए। क्योंकि ये मेन कैश फ्लो अलग से बनाया जाता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए कि किस तरह से कैश ट्रांजैक्शन है उन्हें ऑपरेट किया जाता है ना। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मीनिंग क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आज वो सब करेंगे। तो पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो इनफ्लोज आते हैं, एक तो आता है इनफ्लो, दो फ्लो होता है उसमें, पहला होता है इनफ्लो और दूसरा होता है आउटफ्लो। तो इनफ्लो का सीधा सीधा मतलब होता है इनकम या रिसीप्ट। जो आपने इनकम कमाई है, जो आपने रिसीव की है, जो आपने रिवेन्यू कमाया है, वो सब आपकी इनफ्लो के रूप में कैश इनफ्लो होता है। बिजनेस के अंदर पैसा आता है, यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश। और जो आप आउटफ्लो करते हैं, जितनी पेमेंट करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, पेमेंट है ना, वो सब क्या होता है, आपके आउटफ्लो होते हैं। क्योंकि आप पैसा देते हो और वो पैसा बाहर जाता है, किसी आउटसाइडर को पे करते हो या कोई भी एक्सपेंस पे करते हो, तो वो आपके आउटफ्लो के रूप में पैसा बाहर जाता है। तो अब ये तो वर्ड हुआ कैश फ्लो के बारे में। स्टेटमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो विजिबल होता है ना, टेंजेबल होता है, और उसे हम एज ए प्रूफ भी शो कर सकते हैं। अगर कंपनी के स्टैम्प के साथ और नेम और अंडर द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तो वो एक प्रूफ बन जाता है कि ये एक रिकॉर्ड है, प्रूफ है, एविडेंस है इनफ्लो और आउटफ्लो के कैश के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी को सू भी करना चाहते हैं तो उसमें एक कैश फ्लो बहुत बड़ी काम करता है। क्योंकि अगर जिस कंपनी का कैश फ्लो मेंटेन नहीं होता तो उसकी जो वर्किंग है, पोजीशन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सही तरह से मेंटेन नहीं हो पाती है। पहले इसके बारे में मीनिंग जानते हैं कि मीनिंग क्या है कैश फ्लो का। तो अ स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस किसमें, फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि कैश क्या है, एक मेन सोर्स होता है जिससे हम बिजनेस को रन कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं और रिवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो एक मेन सोर्स क्या होता है, हमारा कैश होता है। और सारी चीज़ कैश में अवेलेबल ना होने के कारण कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है और कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। पर कैश एक ऐसा एसेट है हमारा जो डेली एक्सपेंस में जैसे वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हम डेली एक्सपेंस में इस्तेमाल करते हैं, या डेली रूटीन में जो भी होने वाले एक्सपेंस होते हैं ना, वर्किंग कैपिटल में गिनते हैं हम, या इनकम्स होती हैं। डूइंग ए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे एक टर्म आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। जैसे पहले तो खुद कैश, आप पैसे से कोई भी चीज खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं या किसी चीज की पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा आता है बैंक बैलेंस। अब जैसे सब चीज में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, गवर्नमेंट ने बोला है कि सब चीज या तो आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे या किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो दूसरी इक्विवेलेंट चीज आती है, वो है बैंक बैलेंस। अब यहाँ फ्लो का मतलब तो मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ कि एक इनफ्लो होता है और दूसरा आउटफ्लो होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जो इनफ्लो जो पैसा आया और जो आउटफ्लो यानी कि पैसा गया, है ना, उनके बीच का डिफरेंस या तो ज्यादा आएगा, नेट इंक्रीज, या कम आएगा, या आप ऐसे मान लीजिए पॉजिटिव आएगा। क्योंकि क्या पता कभी कभार हमारे वो इनफ्लोज होंगे, यानी कि रिसीप्ट, इनकम, रिवेन्यू, है ना, प्रॉफिट ज्यादा होंगे और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे, तो उससे क्या आएगा, पॉजिटिव बैलेंस आएगा। और कभी कभार हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और हमारे रिवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम, रिसिप्ट कम होंगे, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा। अब एट द एंड हम जब तीनों जो इसमें तीन एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जब हम तीनों एक्टिविटी का टोटल करेंगे तो वहां से हमें नेट कैश निकल के आएगा। ठीक है, जब ये नेट कैश निकल के आएगा तो या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। ठीक है, या
तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर ये मान लीजिए हमारे पास जो आया वो अमाउंट है हमारे पास 17,000। अब 17,000 में हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मान लीजिए 2017 है, ये आपका जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट आया, ये 17,000 है, ये आया 2021, यानी कि 2021 का बैलेंस है। जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया वो हमने 2021 में बनाया, तो ये बैलेंस कहाँ का होगा, ये होगा 2020, यानी कि 2020 का। ये ओपनिंग कैश बैलेंस होता है। ये ओपनिंग कैश बैलेंस यानी कि हमारे जो कैश के जितना भी बैलेंस होगा, बैंक अकाउंट का जितना बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस वो यहाँ ऐड कर देंगे, और जो ऐड करने के बराबर आएगा वो हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। आपको अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो आगे फर्दर हम इसे आगे पढ़ते हैं, जिससे आपको और समझ में आए डिटेल में। तो आगे चलते हैं, पहले इसके ऑब्जेक्टिव बारे में जानते हैं कि कैश फ्लो प्रिपेयर क्यों किया जाता है, मेन वजह क्या है इसे प्रिपेयर करने की। तो टू असेस द कैश फ्लो डिफरेंट एक्टिविटीज सेपरेटली। अब मैंने जैसे आपको दिखाया कि 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ये तीनों ही, इन तीनों ही एक्टिविटीज का मेन रोल होता है किसी बिजनेस को चलाने में। और जब इन तीनों एक्टिविटीज को हम प्रिपेयर करते हैं, इनकी एंट्रीज करते हैं और इनसे एक बैलेंस निकालते हैं, और जब उसको बैलेंस को मैच करते हैं, उससे क्या है, हमारे जो डुअल एक्सपेक्ट होता है वो भी साथ ही साथ क्लेरिफाई हो जाता है कि हमने जो ट्रांजेक्शन किए हैं, जो एक्सपेंसेस किए हैं, वो रिकॉर्ड भी अच्छे से हुए हैं, सही तरह से हुए हैं, और उनको जनरलाइज भी अच्छी तरह से किया है, और साथ ही साथ उनकी एंट्रीज हैं वो भी अच्छी तरह से रिकॉर्ड की गई हैं, जिससे क्या होता है, हमारे अकाउंट की एफिशिएंसी के बारे में पता चल जाता है। तो दूसरा है टू असेस डेविएशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम रिलेटेड नेट अर्निंग। इससे क्या होता है कि जो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किए हैं, जो हमारी नेट अर्निंग आई है, उससे हमें नेट अर्निंग का पता चलता है। जितने हमने एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करने होते हैं, और जितने हमने इनकम गेन्स या प्रॉफिट कमाए वो उन्हें हमें ऐड करना होता है। तो इससे क्या है, हमारे करंट कैश एंड कैश की जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उनकी बैलेंस के बारे में पता चलता है कि ये करंट अवेलेबल हमारे पास कितना है। उसके बाद आता है हेल्प्स इन डिविडेंड पॉलिसी। जो आप डिविडेंड, जैसे आपने देखा होगा प्रॉफिट के बहुत सारे पार्ट किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, हमें डिविडेंड होते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टर को ये देना होता है। अभी आप दो तभी जब आपके पास करेक्ट वैल्यू होगी कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ कैश या प्रॉफिट अवेलेबल है, तो वो आप तभी दोगे ना। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपके पास अगर आपने कैश सही से मैनेज नहीं किया तो आपका बिजनेस भी सही तरह से रन नहीं करेगा। अगर आप जब जैसे जैसे बिजनेस आगे ग्रो करता है तो उसकी कैश ट्रांजेक्शन्स या क्रेडिट ट्रांजेक्शन बढ़ती चली जाती हैं, तो उससे क्या है, कैश मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता। पर जो बिजनेस अच्छी तरह से अपने कैश को मैनेज करके रखता है, उसकी अच्छी तरह से एंट्री प्रॉपर करके रखते हैं, है ना, प्रॉपर स्टेटमेंट बना के रखते हैं, तो उससे क्या है, कैश एक मैनेज वे में किया जाता है और उसे मैनेज किया जाता है, जिससे प्रॉपर कैश मैनेजमेंट होती है। इससे हम अपने क्या है, फर्दर कैश प्लानिंग कर सकते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें आगे इस अपने प्रोजेक्ट में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, या हमारी जो इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंसेस कम है, या फिर हमें किस तरह से आगे फाइनेंस को प्लान करना है आगे। उसके बाद ये हेल्प इन प्रिपेयरिंग कैश बजट, कि हमें किस तरह का कैश बजट प्रिपेयर कर, मतलब मान लीजिए हमने अभी किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए और वहाँ पर प्रॉपर बजट या प्रॉपर कैश या फिर प्रॉपर बजट प्लानिंग से काम नहीं बना, यानी कि पैसे कम पड़ गए, तो उससे क्या होगा, हमारी कहीं ना कहीं प्लानिंग भी तो लैग करी, कि हमने जितना अमाउंट सोचा था कैश के लिए और उतना हमने नहीं लगाया उसमें। उससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी में हम हमारी जो मैनेजरल एफिशिएंसी वो एक घट गई ना। तो उससे क्या है, अगर आपके पास प्रॉपर कैश फ्लोज होंगे कि आपने इतने पैसे किए हैं, कि अपने आपके पास इतना कैश अवेलेबल है, तो आप उसी बेस पर तो कोई बजट प्रिपेयर करोगे। उसके बाद आता है फॉर जजिंग दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब आपको जब आपके पास चेक करोगे कि आपने इतनी सारी ट्रांजेक्शन किए हैं और आपके पास बैलेंस कोई और होगा, तो आप देख के दंग ही हो जाओगे कि हाँ, मैंने तो ट्रांजेक्शन इतनी सारी की हैं और बैलेंस कुछ और आ रहा है। तो आपके पास एक ऑपरेशन इन एफिशिएंसी हो जाएगी,
कि आपने जो ट्रांजेक्शन मेड की हैं और उसके बाद जो बैलेंस आया है वो सेटिस्फाइड नहीं है। फिर दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने जितने पैसे फंड के रूप में, है ना, बॉन्ड के रूप में, शेयर्स के रूप में जितना पैसा लगाया है उतना आपको नहीं मिला, या आपने उतना नहीं कमाया, या आपको उतना पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। तो उससे क्या है, आपको एक तरह से नुकसान तो होगा ही, आपकी जो फंड्स हैं वो भी वेस्ट होंगे। और ज़्यादा फंड लगाने पे कभी कभार क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है या आउटर या ओवर यूटिलाइजेशन होता है। अंडर यूटिलाइजेशन यानी कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से कम पैसा लगा दिया है। तो वो क्या है, आपने किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में आपको पैसे बहुत सारा लगाना था, पर आपने उससे कम अमाउंट में लगाया है, तो वो क्या है, कभी वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगा। और मान लीजिए अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में आपको कम पैसे लगाने थे और आपने ज़्यादा ज़रूर से लगा दिया, तो उससे क्या है, वेस्टेज हो गया ना उस रिसोर्स का। उसके बाद आता है अवॉइडिंग इंसॉल्वेंसी। अगर आपके पास प्रॉपर आपके कैश फ्लोज होंगे, कैश मैनेजमेंट होंगे, तो उससे क्या है, आप अपने सही तरीके से उस कैश को मैनेज करोगे, और जिससे क्या है, इंसॉल्वेंट होने से बच जाओगे, यानी कि कंगाल होने से बच जाओगे। उसके बाद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे कि आप देख रहे होंगे, सब में दो ही काम होते हैं, ठीक है, तीनों एक्टिविटीज में दो दो ही काम होते हैं। जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि मेन एक्टिविटी होती है। इससे क्या हम अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं, और जो इससे रिवेन्यू जनरेट होगा उसी बेस पर हम आगे फर्दर दो एक्टिविटीज को काम, जो इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, आगे फर्दर वो कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है रिसीप्ट और एक्सपेंस। जो हम अपने रिसीप्ट करते हैं, जो है ना, जैसे कि आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, सर्विस दी, और उससे उससे जो आपने पैसा कमाया वो आपके रिसीप्ट होंगे। और जो आपने मैन्युफैक्चर में जितना पैसा लगाया, या आपने सर्विस देने में जितना भी मान लीजिए आपने डेकोरेशन की, है ना, एसेट्स खरीदे, जितने भी किए, वो आपके एक्सपेंस हुए। तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो आपका नेट कैश होगा, या आपका नेट प्रॉफिट होगा। उसके बाद आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जितने, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपने परचेज की, आपने एसेट लिए, मोटर गाड़ी ली, है ना, लैंड पे रेंट पे लैंड लिया, है ना। उसके बाद आपने क्या है, आपने जो जैसे कि कोई पुरानी साइकिल ली थी, आपने वो बेच दी, पर वो आपके जो सर्विस देने में, या फिर आपने मान लीजिए आपका काम था डिलीवरी करने का, और आपने कोई पुरानी बाइक या स्कूटर लिया था, पर कुछ समय बाद वो बेकार हो जाती है, तो आप उसे बेचते हो। तो उसके बाद क्या है, वो आपका एसेट डिस्पोजल हुआ, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक पार्ट है। फिर आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दो एक्टिविटीज होती हैं। आप फाइनेंस कहाँ से कर सकते हो, या तो शेयर से लोगे, यानी कि शेयर्स खरीदोगे, या किसी रिलेटिव से पैसा लोगे, या बैंक से पैसा लोगे, तो उसे कहते हैं प्रोसीड या रेजिंग, रेजिंग ऑफ फंड या प्रोसीड्स फ्रॉम फंड। फिर उसके बाद क्या आता है, कुछ समय बाद आपको उसको पेमेंट करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पेमेंट या रिडम्पशन। तो ऐसे ये तीन एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपने जैसे जान लिया होगा, हर एक्टिविटीज के दो पार्ट होते हैं, रिसीव पेमेंट और रिसीव पेमेंट। अब ये है फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली किस तरह से जाती है। तो यहाँ पे ऊपर है सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो बिफोर टैक्स लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने प्रोडक्ट बनाया, जितने भी आपने एक्सपेंस किए वो सब यहाँ लिस्ट डाउन किए जाएंगे, पर जितना भी आपने उससे सेल्स करके जितना भी पैसा रखा है वो सब यहाँ रख देना है। जैसे आप कह लीजिए नेट बिफोर टैक्स से, आप इसे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, या नेट सेल्स भी कह सकते हैं, है ना, या फिर सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप सेल्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें ऐड किया जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब आप जैसे ये आपको पता है, आप P&L में डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, पर ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है, तो इसलिए कोई आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं कैश का, तो इसे वापस से ऐड किया जाता है, ताकि हमारे पास करंट, या फिर सही से बोलूं तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ सके कैश की, हमारे पास कितना अवेलेबल है।
उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कोई ना कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किया जाता है, जबकि वो बिजनेस का पार्ट तो होता है पर वो बिजनेस शुरू होने से पहले किया जाता है, तो इसलिए वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक तरह से मान लीजिए जैसे फाउंडेशन मनी या कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वो है, तो इसे वापस ऐड बैक किया जाता है। उसके बाद गुडविल, अब गुडविल तो इंटेंजिबल तो होता ही होता है, तो साथ ही साथ इसके अमोर्टाइज होने पे हमें कोई लॉस तो होगा नहीं, नहीं हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस है, पर ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो इसलिए हम इसे वापस ऐड बैक करते हैं। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और जैसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मान लीजिए हमने किसी और बिजनेस में या किसी और पर्सन या इंस्टीट्यूशन को हमने लोन दिया हुआ है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमें यहाँ ऐड करना होता है। तो यहाँ पे फिर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मान लीजिए हमने कोई बाइक ली थी जो हमें हमारे बिजनेस में इस्तेमाल करते थे, और वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट था, पर क्या हुआ किसी कारण से, या फिर उसकी ड्यूरेशन पूरी होने के बाद अब वो स्क्रैप बन गई, उसे हमने स्क्रैप को बेच दिया, तो उससे जो पैसा मिला अब वो तो कम होगा, एक्चुअल वैल्यू से कम ही वैल्यू आएगी, तो उससे क्या होगा, लॉस होगा, तो उस लॉस को यहाँ ऐड कर दिया जाता है। फिर लेस क्या करना होता है, लेस में यहाँ पर आता है इंटरेस्ट इनकम, जो हमने पैसे किसी को पैसा लिया है, हमने किसी से उधार या फिर किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से, तो वो इंटरेस्ट इनकम उसे वापस देनी होती है। डिविडेंड, आपके पास शेयर होल्डर तो आपको डिविडेंड पे करना ही होगा। आपने कोई लैंड बिल्डिंग या कोई मोटर व्हीकल या कोई इक्विपमेंट आपने रेंट पे लिया है तो वो भी आपको पे करना होगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मान लीजिए आपने किसी एसेट को ऊंचे दाम पे बेच दिया जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, पर आपका वो काम तो है नहीं, तो आप उसे एज प्रॉफिट तो कंसाइडर करोगे नहीं, तो जो मेन डिफरेंस होता है उसे माइनस कर देते हैं, ताकि हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सके कि हमारे पास एक्चुअल कैश है कितना। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंस में आता है, तो इससे एसेट इंक्रीज और एसेट डिक्रीज होने से फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें जो डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी ऐड करना होता है, क्योंकि कैसे एसेट के घटने से ना तो हमारे पैसे पे फर्क पड़ेगा, ना लाइबिलिटी के बढ़ने से, क्योंकि जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो तो होंगे ही, वो इंकर होंगे ही। मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोजेक्ट बेचने के तक, तो आपके वो एक्सपेंस होंगे ही, चाहे आपके एसेट घटें या बढ़ें, तो जितने भी आपके एसेट करंट एसेट हैं वो घटते हैं और जो लाइबिलिटी बढ़ती है तो उन्हें ऐड बैक किया जाता है वापस। उसके बाद जो लेस क्या करना होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जब इन सब का आप टोटल करोगे तो वो आपका क्या आएगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 2 ईयर लिए हैं, 2020 और 2021। ठीक है, इससे क्या होता है आप इजीली कंपेयर कर सकते हो साइड बाय साइड कि हमारे जो थ्रू दी ईयर हमने कितनी ट्रांजेक्शन की है और इस ईयर हमने जो ट्रांजेक्शन की है उनमें क्या चेंजेस आया है, या फिर उनकी अमाउंट्स में क्या चेंजेस आया है ना, उससे फर्क हम इजीली कंपेरिजन, इसलिए ये ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक मेन स्टेटमेंट माना जाता है, क्योंकि ये इजीली कंपेयर कर सकते हैं आप थ्रू दी ईयर, आप इसे यहाँ पर कितने लाइन से कितने ही सारे ईयर एक साथ लगाकर कंपेयर कर सकते हो इजीली। उसके बाद मेन एक्टिविटी आती है दूसरी, वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितना पैसा लगाते हैं, मतलब आप इन्वेस्टिंग से आप मतलब समझ रहे होंगे इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किस रूप में करते हैं, एसेट के रूप में, तो जैसे कि आपने देखिए जितने भी आपने एसेट टेंजिबल एसेट है वो बेचा, अब यहाँ पे क्या आता है, जो हमने अमाउंट बेची है सेल्स अमाउंट आती है, तो सेल्स अमाउंट लिखी जाती है यहाँ पर, वहां पे था प्रॉफिट, यानी कि जितना ऊंचे दाम पे बेचा वो डिफरेंस, पर यहाँ पे जितनी सेल्स अमाउंट होती है ना वो लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एसेट बेचा वो पैसा एड बैक किया जाता है, क्योंकि अब परचेज पे माइनस करते हैं ना और सेल करने पे एड बैक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इंटेंजिबल एसेट, जितनी भी इंटेलिजेंट कॉपीराइट पेटेंट गुडविल, यहाँ पे क्या होती है सेल्स अमाउंट होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे सेल्स अमाउंट आती है ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है उनके बीच का डिफरेंस, जो एक्चुअल अमाउंट है और जो हमने जितनी सेल्स अमाउंट है उनके बीच का डिफरेंस होता है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालते हैं, पर सेल्स अमाउंट आती है यहाँ जितने में हमने उसे बेचा है।
उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम नॉन करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट, जितने भी मान लीजिए हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट की है या फिर हमने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट थी उसे बेच दिया है ना, उससे क्या प्रॉफिट पैसा मिलता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। या हमें कहीं से इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला वो एड बैक किया जाता है, रेंट मिला वो एड बैक कर दिया जाता है। पर यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने कोई परचेज की टेंजिबल एसेट की, तो सीधी सीधी बात है कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ ना, तो हम यहाँ पर माइनस किया जाता है। जैसे कि अब ब्रैकेट का मतलब होता है पैसा जाना या नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या परचेज की हमने इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल वगैरह कोई खरीदा, हमने कोई बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, तो क्या है यहाँ पर हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, वो सब क्या है आपके लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पर क्या है जब आप टोटल करोगे तो आएगा ये पॉजिटिव बैलेंस है और ये नेगेटिव बैलेंस है नीचे के, जो जो ज्यादा होंगे उस हिसाब से आपका बैलेंस आएगा। तो आप क्या लिखोगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद है तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी मेन एक्टिविटी होती है क्योंकि ये फाइनेंस ही मेन सोर्स होता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। अब यहाँ पे जो तीन चार ऊपर से तीन है पॉइंट वो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर पैसा आ रहा है। उसके बाद के नीचे के जो पॉइंट है वहाँ पे पेड वेड लिखा है, देखा होगा आपने, ये रिडम्पशन पेमेंट रीपेमेंट है ना, तो उसका मतलब पैसा गया है। आपने इशू कर दिया शेयर, शेयर इशू करना मतलब पैसा आएगा कंपनी में, लोग शेयर खरीदेंगे आपके और उसके रूप में आपको पेमेंट करेंगे, तो वो क्या हुआ आपको पैसे मिले या इनफ्लो ऑफ कैश। या फिर आपने किसी से लोन ले लिया या आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया या शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, तो उससे क्या होगा लोन लेने से क्या होगा आपके पैसा आएगा। तो इसके बाद डिविडेंड पे कर दिया, पे करने का मतलब सीधा सीधा एक्सपेंस है, इंटर डिविडेंड पे कर दिया वो भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे किया लॉन्ग टर्म लोन पे या शॉर्ट टर्म लोन पर वो भी एक्सपेंस है। या फिर आपने कुछ कोई लोन था छोटे या लंबे समय के लिए, आपने अब उसकी अवधि आ गई है तो आपको उसे पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अब कुछ समय बाद डिवेंचर को रिडीम भी किया जाता है या फिर उनके जो उनका पीरियड होता है उसके बाद उन्हें वापस रीपेमेंट करनी होती है, तो उसके बाद उन्हें भी पेमेंट किया जाता है। अब जो नेगेटिव बैलेंस है और जो बॉडी बैलेंस है उनके बीच में उन्हें उनका बैलेंस निकाला जाता है कौन ज़्यादा है, उसके रूप में लिखा जाता है नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अगर आप देखें तो तीन एक्टिविटीज को साथ में कैसे लिखेंगे, तो ये है सन फार्मा की एक कैश फ्लो एक्टिविटी है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ए बी सी करके यहाँ पर डिनोट किया जाता है तीनों एक्टिविटीज को। जैसे कि आप ये देखिए अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव बैलेंस है कुछ नेगेटिव बैलेंस है, और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास ये बैलेंस आएगा जो मैंने डार्क में लिखा है, ठीक है। इस तरह से मैंने दोनों ईयर के लिखे हैं 2020 के और 2021 के। जो आएगा बैलेंस उसे हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए इसलिए ताकि हम लास्ट में उनका टोटल कर सके और उनका नाम लिखेंगे ना फिर। तो ऐसे करके हमने फिर इन्वेस्टिंग का किया और उसके यहाँ बैलेंस लिख दिया। अब यहाँ देखिए नेगेटिव बैलेंस आया तो हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा बड़ी है और पॉजिटिव छोटी है, तो सीधी सीधी बात है नेगेटिव बैलेंस ही आएगा। ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किया दोनों ईयर के साथ है ना। फिर यहाँ पे देखा होगा कि आपने हमने इन्हें ए बी सी से डिनोट किया है। अब क्या करेंगे इन तीनों का टोटल करेंगे, टोटल ए प्लस बी प्लस सी, ये ए है ये बी है और ये सी है। जब हम तीनों का टोटल करोगे तो ये देखो दो तो नेगेटिव बैलेंस है और एक पॉजिटिव बैलेंस है। अब जो बड़ा आएगा यानी कि मतलब जो ज़्यादा बड़ा है नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा बड़ा है तो नेगेटिव बैलेंस ही आएगा। ऐसे ही हमने इस ईयर का भी किया, ये है ए ये है बी और ये है सी। अब इन तीनों को ऐड बैक करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो उससे जो बैलेंस आएगा वो यहाँ आएगा। अब पहले ईयर इससे पिछले ईयर की मान लीजिए 2019 की जो थी बैलेंस शीट, उससे हमने कैश का बैलेंस उठाया और वो यहाँ लिख दिया। और 2021 के लिए हम क्या है 2020 का उठाएंगे तो वो यहाँ लिख देंगे। और जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो उससे क्या आएगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो गाइज आपको पसंद आए तो वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और
आई होप आपको वीडियो पसंद आए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले कैश फ्लो के बारे में और कैश फ्लो एक्टिविटीज़ के बारे में। सो थैंक यू गाइस।